Hi guys, good morning. This is Mithun sir. Welcome to my channel MS Academy. See guys, today we are going to start a new chapter in SPCC in SP, that is Incorporation of Company Chapter 3. See guys, generally business के बहुत सारे forms हैं. Mainly there are 5 forms of business, that is a sole proprietor, ठीक है, sole proprietorship, partnership firm, Hindu undivided family, joint stock company and cooperative society. Okay. नाउ गाइस, इसमें से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप फर्म है, ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस है. ठीक है, अगर आपके पास कम पैसा है, कम कैपिटल है, आप बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप लिमिटेड एक कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. लेकिन गाइस, अगर आपको बड़े पैमाने पर बिजनेस करना है, आपको लार्ज स्केल बिजनेस करना है, सो गाइज इन दैट केस आपको क्या करना है, द मोस्ट सुइटेबल अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस इज कंपनी. तो गाइज आपको कंपनी स्टार्ट करनी है. ठीक है. सो कंपनी इज़ अ बिगेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सबसे बड़ा फॉर्म जो है दैट इज़ कंपनी होता है. ठीक है, कंपनी इज़ अ बिगेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस. और गाइज अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, मतलब सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जिसमें एक अकेला मालिक होता है गाइस. ठीक है. पार्टनरशिप में क्या होता है कि मिनिमम 2 बंदे होते हैं और 2 से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं. अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मार्केट में शॉप्स वगैरह देखते हो, ठीक है, जो एक अकेला बंदा चला रहा है, दैट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. अब वो अकेला बंदा ही कैपिटल लेके जा रहा है. ठीक है, पैसा लेके जा रहा है, पैसा इन्वेस्ट करने वाला वो अकेला बंदा ही है. और सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा ज़्यादा आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो यू कैन ऑप्ट टू पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे होते हैं. तो बट ओबे से कि कैपिटल भी वो सारे बंदे लेके आते हैं, तो कंपैरेटिवली आपका बिजनेस थोड़ा एक्सपैंड हो सकता है. लेकिन गाइस, सबसे बड़ा फॉर्म होता है कंपनी. ठीक है, कंपनी इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस. ठीक है, इसमें जो भी पैसा आता है गाइस, वो एक तरह से कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को बेच के आता है. ठीक है, यहाँ पे जो भी पैसा आता है कंपनी के अंदर, वो जनरली कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स बेच के आता है. सी गाइस, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कल को आप कोई एक छोटी मोटी दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो. उसमें लॉ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मतलब जो कानून है, बीच में नहीं आता है. यू कैन ईजिली इस्टेब्लिश सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता. ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है रजिस्ट्रार के पास गाइस. ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है गाइस, रजिस्ट्रार एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बंदा है. ठीक है, गवर्नमेंट एक बंदे को अपॉइंट करती है कि उसे जनरली कोई भी बिजनेस के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के लिए रखा जाता है. ठीक है, दैट इज़ अ रजिस्ट्रार. लेकिन गाइस, हर एक फॉर्म जो भी बिजनेस का होता है, ठीक है, सबके रजिस्ट्रार अलग अलग होते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है. अगर आप कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कंपनी चालू कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फुलफ़िल करने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड करने पड़ते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. ओके. सी गाइस, in a commercial setup for large scale trade, the formation of company is the most suitable arrangement. Guys, बोला गया है कि अगर आपको लार्ज स्केल बिजनेस करना है, ठीक है, बड़े पैमाने पे बिजनेस करना है, तो कंपनी इज़ अ मोस्ट सुइटेबल अरेंजमेंट. कंपनी पोजेस आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी गाइस. ठीक है, कंपनी की एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, मतलब कानून के अकॉर्डिंग कंपनी का भी सर्वाइवल होता है, क्योंकि कंपनी भी टैक्स पे कर रहा है कानून को. ठीक है, इट्स लीगल पर्सनैलिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. तो गाइस, बोला गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी तो है ही, क्योंकि वो लिविंग बीइंग तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है. ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, लेकिन उसकी जो लीगल पर्सनैलिटी है वो खुद ब खुद एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. सी गाइस, कोई भी कंपनी का एग्जिस्टेंस, ठीक है, कोई भी कंपनी एक तरह से पैदा, बर्थ कब हो रहा है उसका, जब रजिस्ट्रार से कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है. मतलब आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो आपको इन सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का. ठीक है, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, और उसमें जो डेट लिखी होती है, उस डेट से इस कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है. ओके.
सी द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरह कंपनी का जो प्रोसीजर होता है इनकॉर्पोरेशन का वो इजी नहीं होता, वो सिंपल नहीं होता, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी लॉफुल चीज़ें होती है, ठीक है, काफ़ी लेंदी एंड टीडियस प्रोसीजर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड ईजीली, ठीक है। अगर आपका फर्म, आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप पार्टनरशिप फर्म भी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना भी कोई कंपलसरी नहीं होता, ओके। द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ब्रॉडेड देन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो कंपैरेटिवली पार्टनरशिप फर्म का नेचर थोड़ा सा ब्रॉडेड होता है, ठीक है, एलेबरेट होता है, एक्सपैंडेड होता है। सी एज कंपेयर टू द इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ द एज कंपेयर टू दैट, ठीक है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के साथ कंपनी को कंपेयर करें तो कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है। सी अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर हैविंग complied with the provision of the Companies Act, registration of necessary documents and completion of the legal procedure। कोई भी गाइस कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है? सबसे पहले याद रखना, कंपनी हमेशा कॉम्प्लाइड होती है, बंधी हुई रहती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके साथ हमें हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, सारे लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। जब तक आपको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता, मतलब यू कैन नॉट स्टार्ट द कंपनी, तब तक कंपनी का सर्वाइवल है ऐसा माना ही नहीं जाएगा। गाइस, द पर्सन हु एस्टैब्लिश सच आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी आर नोन एज प्रमोटर्स। आपने प्रमोटर सुना होगा गाइस, ठीक है। प्रमोटर कौन होते हैं? वो बंदे, वो सारे पर्सन्स जो कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी दिलवाते हैं। मतलब प्रमोटर्स वो हैं एक तरह से कि जो भी कंपनी के लीगल मैटर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जो भी प्रोविजंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फुलफिल जो बंदे करते हैं कंपनी को स्टार्ट करवाने के लिए, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, ओके। सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। द वर्ड कंपनी हैज़ नो स्ट्रिक्टली टेक्निकल और लीगल मीनिंग। तो क्या इस कंपनी का कोई टेक्निकल या लीगल मीनिंग नहीं है, बट अंडर द ब्रिटिश कॉमन लॉ कंपनी इज डिफाइंड एज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है पहचान। गाइस, कंपनी की एक अलग पहचान है उसके मेंबर्स से, ठीक है। अगर कोई भी मेंबर आ या जा रहा है, कंपनी में ऐड हो रहा है या कंपनी से रिमूव हो रहा है, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी का सर्वाइवल रहेगा, ठीक है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम एंड केपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स। गाइस, मेंबर रहें या न रहें, उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेंबर निकल जाने से या कुछ मेंबर ऐड हो जाने से कंपनी के सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The members of any company may change, retire or die, but it does not affect the existence of company। ठीक है, कुछ मेंबर आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ रिटायर होंगे, कुछ की डेथ हो जाएगी, लेकिन इससे कंपनी के जो सर्वाइवल है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी अपने आप में चलती रहेगी, ओके। See guys, definition of company under the Companies Act 2013। See, company means a company incorporated under the Companies Act 2013 or under any previous company law। तो गाइस बोला गया है यहाँ पे कि कंपनी, यहाँ पे जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोली गई है, दैट इज़ कंपनी का मतलब है कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, एस्टेब्लिश हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा लेटेस्ट लॉ है गाइस, जो हमारा लेटेस्ट लॉ है दैट इज़ 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो हमारा बना है 2013 में बना है और 2014 से अप्लाई होने लगा है। उससे पुराना जो कंपनीज एक्ट था वो था 1956 का। इस 1956 में कंपनी का कानून बना था जिसे कंपनीज एक्ट कहा जाता है 1956। लेकिन गाइस जो अमेंडमेंट आए, जो काफ़ी चेंजेस आए, उसके बाद जो नया लॉ बना है वो कंपनीज एक्ट 2013 है और 2014 से उसका इम्प्लीमेंट होने लगा है, ओके। तो गाइस बोला गया है कंपनी का मतलब यहाँ पे बोला गया है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का मीनिंग समझाया गया है कि कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, स्टैब्लिश हुई अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कोई भी
कंपनी के प्रीवियस लॉ से, ठीक है, कंपनीज एक्ट का जो प्रीवियस लॉ कौन सा है 1956, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्योंकि सारी कंपनियां 2013 या 13 के बाद तो बनी नहीं है ना, काफ़ी सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां 2013 से पहले भी है, ठीक है। तो कुछ कंपनियां जो प्रीवियस लॉ से इनकॉर्पोरेट हुई है और कुछ कंपनियां जो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, वो कंपनी है। नाउ गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसके। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने समझाया कि कंपनी का सर्वाइवल अलग ही होता है, उसके मेंबर के आने जाने से या डेथ हो जाने से या रिटायरमेंट से कंपनी के एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ कंपनी। तो एक तरह से क्या है गाइस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका, मेंबर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी इज़ रिगार्डेड एज अ लीगल पर्सन हैविंग एंटायर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो गाइस, कंपनी की एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी है अलग से, ठीक है, उसका मेंबर्स का इनके कंपनी के सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर्स, ठीक है, कंपनी के मेंबर की गाइस लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैं मतलब आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए गाइस, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, छोटे मोटे बिजनेस में दो बिजनेस आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ये दोनों छोटे पैमाने के बिजनेस है। छोटे पैमाने के बिजनेस का मतलब होता है जिसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हुआ हो, ठीक है। सो गाइस, इनमें क्या होता है, इनमें जनरली जो ओनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है जैसे सोल प्रोप्राइटर, मैं एक दुकान चला रहा हूँ, मैं अकेला मालिक हूँ, ठीक है। अब सपोज कर लो कि बिज़नेस लॉस में जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि मार्केट से कर्जा भी होगा। तो गाइस, अगर बिजनेस के पास, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि बिजनेस के पास उतना पैसा नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, बिजनेस अपनी सारी एसेट्स को बेचेगा, तो भी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सारा कर्जा चुका सके, ठीक है। लेकिन मालिक के पास अगर पैसा है, उसके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है और बिजनेस के सिर पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, तो उस केस में मालिक को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा चुकाना होगा, बिजनेस का कर्जा चुकाना होगा। दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। गाइस, पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा ही होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में सपोज कर लो 3 पार्टनर्स हैं, 3 मालिक हैं, 3 ओनर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन तीनों पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है गाइस कि सेम एग्जांपल कि बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, बिजनेस के ऊपर कर्जा ज़्यादा है और बिजनेस के पास पैसा नहीं है उतना चुकाने के लिए, तो जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो ओनर्स हैं, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा तो चुकाना होगा, ठीक है। और पार्टनरशिप फॉर्म में एक और चीज़ भी होती है गाइस कि सपोज कर लो कि 3 पार्टनर्स हैं ABC, ए के पास पैसा नहीं है सपोज कर लो, ठीक है, बिजनेस के पास तो पैसा नहीं है, तो अब ABC जो पार्टनर हैं उनको अपने पर्सनल फंड लाके भी पैसा तो चुकाना होगा। अब सपोज कर लो A के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और B के पास ज़्यादा पैसा है, तो गाइस A का कर्जा भी B को चुकाना होगा या B और C को मिलके चुकाना होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में ये भी होता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे कंपनी में जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जो भी मेंबर्स बने हैं, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। शेयर होल्डर शेयर खरीद कर, शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीद कर क्या बनाए, शेयर होल्डर बनाए। पहले तो वो क्या था, इन्वेस्टर था। जब तक आप शेयर परचेस नहीं कर लेते कंपनी के, आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे ही आपने शेयर परचेस किया यू विल बिकम शेयर होल्डर, ठीक है। तो आप शेयर होल्डर कैसे बने, शेयर को परचेस करके, कंपनी का हिस्सा परचेस करके। तो गाइस, अगर कल कोई कंपनी बंद होती है या कंपनी लॉस में जाती है तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है गाइस। लिमिटेड का मतलब है कि जितने शेयर्स उनके पास हैं उनकी फेस वैल्यू क्या थी गाइस, ठीक है, जितने शेयर्स उनके पास हैं उतना ही पैसा उनको चुकाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा उनको नहीं चुकाना है। सारा का सारा कर्जा उनको चुकाना नहीं है, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ओके। सो गाइस, द कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड बाउंड ऑफ बाय इट्स लायबिलिटी, ठीक है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगल पर्सनैलिटी है, ठीक है, वही उसके एसेट्स का ओनर है, कंपनी ओनर है, और सारी लायबिलिटीज़ की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही है।
Members, even as a whole, are neither the owner of company's undertakings nor liable for its step. Member as a whole, member पूरी तरीके से कंपनी की जो अंडरटेकिंग्स है, जो एसेट्स है, वो कंपनी के मेंबर्स की नहीं है, वो कंपनी की है। और ना ही कंपनी का कर्जा जो है वो भी ओनर जो मेंबर्स का कर्जा है, ठीक है। कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ की का मालिक कौन है? कंपनी खुद है। कंपनी की एसेट्स जो भी है उसका मालिक कौन है? कंपनी खुद है। और कंपनी की जो भी लायबिलिटी है उसका भी जिम्मेदार कौन है? कंपनी खुद है। जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका कोई भी हक कंपनी की एसेट्स पे नहीं है और लायबिलिटी की जिम्मेदारी भी उनके मेंबर की नहीं है, ठीक है। The member's liability is limited only to the nominal value of the shares taken by them. मेंबर का फ़र्ज़ उतना ही है, मेंबर के ऊपर लायबिलिटी उतनी है जितने जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है गाइस, ठीक है। जितने शेयर्स उन्होंने परचेज़ किए थे पहले, उतना जो अमाउंट है उतना ही उनको आगे चल के पे करना है अगर कंपनी बंद होती है तो, कंपनी लॉस में जा रही है तो, ठीक है। इसलिए जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। सो नो मेंबर is bound to contribute more than the nominal value of the shares held by them. कोई भी मेंबर को ज़्यादा पैसा नहीं निकालना है गाइस, ठीक है। अगर कल कोई कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो मेंबर कितना पैसा चुकाएंगे? जितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए थे गाइस, ठीक है। शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है, उनके पास सपोज किसी के पास 100 शेयर है और 100 शेयर की जो नॉमिनल, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 100 हज़ार, तो 1000 रुपये उस मेंबर को चुकाना है। However, कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। और ऐसी कंपनी भी बनाई जा सकती है जहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। मतलब अगर कल कोई कंपनी बंद होती है तो उन मेंबर्स के पास अगर अपनी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उनको मार्केट का कर्जा चुकाना होगा, मार्केट की लायबिलिटी चुकानी होगी। देन गाइस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब मेंबर के आने जाने से कंपनी के सर्वाइवल पे या कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपनी सदाबहार है, ठीक है, परपेचुअल, वो चलती रहेगी। अ कंपनी इज़ डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। इट्स अ लीगल पर्सन, इट हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ और इलनेस ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर इनसेन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसे कंपनी के सर्वाइवल या उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देन गाइस, सेपरेट प्रॉपर्टी, अगेन जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। उस एसेट्स पे मेंबर्स का, मतलब शेयर होल्डर्स का कोई हक नहीं है, ओके। Then guys, being separate legal person, a company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. तो क्योंकि वो एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी है कंपनी की, तो कंपनी खुद केपेबल है कि वो अपनी एसेट्स को ओन कर सके, इंजॉय कर सके, उनको डिस्पोज कर सके, जो चाहे कंपनी वो कर सकती है अपनी एसेट्स के साथ। नो शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन क्लेम हिज राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। कोई भी शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी पे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, ओके। देन गाइस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, See, subject to the provisions laid down in the articles of association of a company, the shares of a company can be transferred. Guys, articles of association क्या है? Articles of association का मतलब होता है कंपनी के internal rules and regulation, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? वो कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कंपनी का एक संविधान है कंपनी का, ठीक है। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है गाइस, वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि यू कैन ट्रांसफ़र द शेयर्स, देन यू कैन सेल द शेयर्स, आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू स्यू एंड टू बी स्यूड, गाइस कंपनी के पास कैपेसिटी है, कंपनी कैपेबल है किसी के ऊपर भी स्यू मतलब केस कर सकती है, और कोई भी बंदा कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वो पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी का एग्जिस्टेंस है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो वो सेपरेट एग्जिस्टेंस होने के कारण कंपनी अगर चाहे तो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, किसी भी बंदे के ऊपर जिसने उसके साथ धोखा किया हो, या कंपनी अगर किसी बंदे के साथ धोखा कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है, तोड़ रही है, तो इन दैट केस सामने वाला बंदा भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। See, a company being a legal person in the eyes of law
can initiate legal proceedings against anyone, as well as it can be sued by any person in its own name. So guys, कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी किसी के खिलाफ भी केस कर सकती है और कोई भी कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकता है. In the same manner, suit can be filed against a company by any person for breach of contract. अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो सामने वाला बंदा कंपनी के भी ऊपर केस कर सकता है. Guys, professional management. The corporate sector is capable of attracting the growing cadre of professional managers. आजकल गाइस क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत प्रोफेशनल मैनेजर्स आ रहे हैं, ठीक है. और कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब जो कंपनीज़ हैं, बिग कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रही है, वो इन प्रोफेशनल मैनेजर्स को वो केपेबल है कि वो इनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है. फाइनेंसेस. सी नॉर्मली एन इनकॉर्पोरेट कंपनी comes into existence on the capital raised by public subscriptions either from shares or debenture. तो कंपनी के अंदर गाइस पैसा कहाँ से आता है? नॉर्मली एक पब्लिक कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, कैपिटल जो रेस करती है, फंड रेस करती है, वो मार्केट से रेस करती है. कैसे? इधर वो शेयर्स बेचती है या फिर डिबेंचर बेचती है. जनरली गाइज एक चीज़ आपको बता दूं, सी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है. ये कंपनी का रूल है कि हर कंपनी को कंपलसरी इक्विटी शेयर्स बेचने ही होते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी शेयर्स या डिबेंचर बेच के पैसा उठाती है, नो डाउट कि वो डिबेंचर भी बेच सकती है, लेकिन वो सिर्फ अकेले डिबेंचर नहीं बेच सकती. सबसे पहले कंपनी को इक्विटी शेयर कंपलसरी बेचना है, वो प्रेफरेंस शेयर भी खाली नहीं बेच सकती, ठीक है. सबसे पहले कंपनी को इक्विटी बेचना है. हाँ, इक्विटी के साथ चाहिए तो प्रेफरेंस बेचे, इक्विटी के साथ वो डिबेंचर बेच सकती है, वो तीनों बेच सकती है, लेकिन इक्विटी के बिना कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं बेच सकती. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़ बोलते हैं. ओके. सी प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो ये गाइस हमने देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए. अब है प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. See, for incorporation of company, many legal provisions are to be followed. Incorporation procedure is expensive and complex. Now there are two stages, preliminary stage मतलब जो primary stage है और incorporation stage. Now preliminary stage जिसको हम promotion stage भी बोलते हैं, primary stage. See, this is the first stage involving the conception of the idea of setting up company and the primary and extensive investigation of feasibility of the idea, the requirement of resources and capital. तो गाइस ये एक पहला स्टेज है जिसमें आइडिया का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. इन्वेस्टिगेशन भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, उसके बाद डीप इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है कि आइडिया हमारा कितना वर्क करेगा, कितना फिजिबल है, और साथ ही साथ कि हमारे रिसोर्सेज के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है. दस द प्रमोशन ऑफ कंपनी कैन बी कंसिडर्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप. पहला स्टेप है द आइडिया फॉर द promotion of a company or business. See, the concept or the idea of a business by one person or a group of persons start the process of business formation and consequently the idea of establishing a company for the same. तो guys जो concept है या idea है business start करने का, वो कोई एक बंदा दे सकता है या group of persons दे सकते हैं, ठीक है. और consequently इस आइडिया के बेसिस पे कंपनी स्टार्ट की जा सकती है. द आइडिया एक तरह से क्या है? एक बीज है, सीड है, ठीक है. आइडिया क्या है? एक सीड है बिजनेस के लिए. एंड द प्रमोटर हु कंसीव द आइडिया यूजेस हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू गिव इट अ कॉन्क्रीट फॉर्म एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी टू बेयर मैनी रिस्क. तो गाइस आइडिया क्या है? एक तरह का सीड है, और जो प्रमोटर्स हैं गाइड, ठीक है, जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया है, ठीक है, थ्रू देयर इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी, वो एक इस आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देते हैं, फिजिकल. आइडिया क्या है गाइस? आइडिया तो एक सोच है. आप आइडिया किसी को दिखा सकते हो? नहीं. आप आइडिया फील करवा सकते हो, रियलाइज़ करवा सकते हो, वो सोच है. उसका कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है, यू कैन नॉट टच, टेंजिबल चीज़ नहीं है. लेकिन जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, वो अपने क्रिएटिविटी के बेसिस पे उस इमेजिनेशन को एक कॉन्क्रीट फॉर्म देते हैं, एक फिजिकल फॉर्म देते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडिया को आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है. So guys, he converts idea into implementation by mobilizing manpower, materials and capital resources to carry out business. Now, जो promoters हैं वो क्या करते हैं guys? आइडिया को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. और किस तरह कन्वर्ट करते हैं? बाय मोबिलाइजिंग, मतलब आपको मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए. मोबिलाइजिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ताकि आप बिजनेस स्टार्ट कर सको, ठीक है. दस कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, सो कंपनी इज नोन एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर्स, ठीक है.
देन गाइस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, इस तरह कंपनी स्टार्ट होगी बाय मोबिलाइजिंग मैन पावर, मटीरियल, रॉ मटीरियल, रिसोर्सेज एंड कैपिटल। अब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है। सी आफ्टर कंसिडरिंग द आइडिया एंड इट्स पॉसिबिलिटी, द इकोनॉमिक विएबिलिटी इज चेक्ड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। अब गाइस हम लोग ये चेक करेंगे कि भाई जनरली कितना खर्चा होगा एक्सपर्ट्स के थ्रू और कितनी अंदाजे इनकम होगी। अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम नहीं निकल रही है तो फिर गाइस हम बिज़नेस स्टार्ट क्यों करेंगे। तो एक्सपर्ट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अंदाज़ा खर्चा और अंदाजे इनकम जो है वो पता करवाएंगे, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो बताओ वैसे कि हम आगे स्टार्ट करेंगे। फर्दर डिटेल सर्वे इज़ कंडक्टेड। इसके बाद क्या है गाइस, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। See, there can be adverse result if thorough investigation is not undertaken. सीधी सी बात है गाइस, हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो कर ली लेकिन अब डीप इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन बाकी है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, काफ़ी बार हम खर्चा ना करें तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस लॉस में जाए, इसलिए खर्चा करना भी काफ़ी बार ज़रूरी होता है। उसी तरह गाइस हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया लेकिन अब थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कि हमने डीप इन्वेस्टिगेशन न किया और आगे हमारा बिजनेस सफ़र करे। द गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, द डिमांड सप्लाई सिचुएशंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर केयरफुली चेक्ड सो दैट अ क्लियर पिक्चर इज क्रिएटेड which will help to decide whether to proceed with the plan to establish a company or not। तो गाइस हमें सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं हमारे बीच में तो नहीं आ रहे। लीगल प्रोविजंस क्या है, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की होगी कि नहीं होगी मार्केट में, डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसा है, हमें ऑक्सिलरी सर्विसेज मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है ताकि हमारा पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम बिज़नेस स्टार्ट करें कि ना करें। Then guys mobilizing resources, if it is decided to proceed with the project, अगर हमें सारी चीज़ें ठीक लगी और हम बिजनेस के प्रोजेक्ट के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, द अरेंजमेंट फॉर रिसोर्सेस, ठीक है। अब रिसोर्सेस चाहिए, लाइक इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, टूल्स चाहिए, ज़मीन चाहिए हमें, ठीक है, करस्पॉन्डेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें गाइज हमें करनी होगी। देन गाइज अरेंजमेंट ऑफ फिनेंस। अब एट लास्ट जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंस गाइस, दैट इज़ अ फिनेंस, मार्केट से पैसा उठाना। सी फॉर मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, आप जो भी रिसोर्सेज चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह गाइस लाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, ठीक है। सो फॉर मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड फॉर द प्रमोशन एक्सपेंस फिनेंस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। आप प्रमोट करोगे, आप एडवर्टीजमेंट करोगे, पब्लिसिटी करोगे, पैसा तो चाहिए उसके लिए। The type of activity and the amount of funds required by the company as well as the source of capital will be considered. Then guys, प्रमोशन स्टेज के बाद, प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद हम आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे। सी आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द प्रिलिमिनरी स्टेज, द सेकेंड स्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज से जब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, एट लास्ट हम लोग देखते हैं कि फाइनेंस कहाँ से कैसा कितना उठाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड स्टेज, दैट इज़ अ इनकॉर्पोरेशन स्टेज वेयर इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज टू बी टेकन। अब हमें मेनली क्या चाहिए गाइज, हमें सर्टिफिकेट लेना है। अब प्राइवेट कंपनी हैज़ लिमिटेड मेंबर्स एंड इट शेयर्स ट्रांसफर इज रेस्ट्रिक्टेड। गाइस कंपनी भी दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सी गाइस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में से दोनों में से एक भी कंपनी सरकारी कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो मार्केट से शेयर्स बेच के पैसा नहीं उठाती, और पब्लिक कंपनी जो है वो मेनली मार्केट से पूरा का पूरा जो पैसा पब्लिक कंपनी के अंदर आता है वो अपनी सिक्योरिटीज़ बेच के, शेयर्स या डिबेंचर बेच के पैसा उठाती है। तो गाइस एक प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसके लिमिटेड मेंबर्स होते हैं और उसका शेयर ट्रांसफ़र भी रेस्ट्रिक्शन होता है। सो कंपनी कैन स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस रजिस्ट्रार से जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तभी ही कंपनी अपना फंक्शनिंग, अपना कामकाज स्टार्ट कर सकती है। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, उस सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी होगी वहीं से ये माना जाएगा कि आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस है और सर्वाइवल है, ठीक है। नाउ सी गाइस, अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों को कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
पहला है सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सी गाइस, दिस इज द MOA बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सी दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का एक तरह से संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। द डिटेल्स और क्लॉजेस मेंशन इन इट डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो गाइस, जो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिटेल्स हमने मेंशन की है, उससे हमें कंपनी के एक्टिविटीज़ का स्कोप पता चलता है। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, कैपिटल और उसकी लायबिलिटी मेंबर्स की कितनी है, ये सब कुछ आ जाएगा। इट स्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द थर्ड पार्टी। कंपनी जिस थर्ड पार्टी के साथ जो भी डील कर रही है, वो एक तरह से यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग। MOA is one of the most important basic and primary requirement of every company। हर कंपनी के अंदर MOA तो होता ही होता है। Memorandum of Association state the type of business and the company wants to undertake। इसके बाद आता है गाइज, MOA के बाद आता है हमेशा AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट ये है गाइज, MOA भी डॉक्यूमेंट है, वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, और ये भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के आ जाते हैं। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को इंटरनली कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे होते हैं। इट स्टेट्स द कंपनीज पॉलिसीज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो गाइस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स हमने कंपनी के बनाए थे, उसे किस तरह अचीव करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। Then guys, list of director, a list of the names, addresses, age, occupation, nationality, etc. of the persons who take responsibility of the work as director has to be prepared and submitted before the registrar of companies as per the Companies Act। तो guys, जो भी डायरेक्टर अपनी मर्जी से, ये बहुत ज़रूरी है सेंटेंस, डायरेक्टर अपनी मर्जी से काम करने चाहिए, फोर्सफुली नहीं। तो जब जब डायरेक्टर बनते हैं तो ऐसा लिखा होता है कि वो विलिंगली काम करना चाहते हैं। तो गाइज, नाम की लिस्ट, एड्रेस, उनका एज, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, उन सारे पर्सन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम एज ए डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए रेडी हैं, वो सारी की सारी लिस्ट कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है एज पर द कंपनीज एक्ट। देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर फॉर सर्टेन कंपनीज अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट। तो बोला गया है कुछ कुछ कंपनीज में कंपलसरी कम से कम एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट। देन गाइज, रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि रिटन कंसेंट होना चाहिए। मतलब रिटन कंसेंट में यही होता है कि डायरेक्टर जो है अपनी मर्जी से विलिंगली, बिना कोई दबाव के, बिना कोई फोर्स के काम कर रहा है एज ए डायरेक्टर। सी ईच सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब डायरेक्टर जो सब्सक्राइब कर रहा है कंपनी को, जो ज्वाइन कर रहा है कंपनी को, हैज़ टू गिव अ रिटन कंसेंट टू द रजिस्ट्रार दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क एज अ डायरेक्टर विलिंगली। ठीक है, तो हर एक डायरेक्टर को एक रिटन कंसेंट देना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि वो अपनी मर्जी से बिना कोई दबाव के काम कर रहा है। मोरओवर द सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर्स मतलब डायरेक्टर्स एंड द फर्स्ट डायरेक्टर हैज़ टू फाइल एफिडेविट बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंटेनिंग द फॉलोइंग एक्ट। तो गाइस, जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जो फर्स्ट डायरेक्टर है, उनको एक एफिडेविट करवाना पड़ता है और एफिडेविट करवा कर रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ही हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिसेंस। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर करेक्ट एंड कंप्लीट। तो बोला गया है कि उन्होंने इससे पहले, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि उन्होंने पहले कभी कोई फ्रॉड नहीं किया है। ठीक है, और जनरली जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को उन्होंने सबमिट की है वो सारी की सारी करेक्ट है और कंप्लीट है। इसके बाद है गाइस डिक्लेरेशन, अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म साइंड बाय एन एडवोकेट। एक डिक्लेरेशन होता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, उस पर साइन होती है एडवोकेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है CS की, whoever is involved in the formation of company and also signed by persons named in the articles of association of the company as a director, manager और secretary of the। तो गाइस, जो भी कंपनी के फॉर्मेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की सिग्नेचर चाहिए होती है। देन गाइस, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनी। तो गाइस, अगर जो डायरेक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, अगर ऑलरेडी किसी और कंपनी में वो एज अ डायरेक्टर या किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका भी डिस्क्लोजर उनको देना पड़ता है कि हाँ, हम दूसरी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं।
Then guys, certificate of incorporation. See, after the payment of prescribed registration fees, at last क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपने सबमिट कर दिए रजिस्ट्रार के पास, वो वेरीफाई करेंगे और आपने एक जो फीस का पेमेंट होता है वो कर दिया। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री लगे तो वो उन्हें रजिस्टर करेंगे और जो कंपनी का नाम जो है वो कंपनी के रजिस्टर में लिस्टेड कर देंगे, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दिस प्रोसेस द रजिस्ट्रार इश्यूज सर्टिफिकेट कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस, रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए वो सारे अगर सेटिस्फैक्ट्री होंगे, कंप्लीट होंगे, ठीक है, और आपने फ़ीस भी पे कर दिया और उन्हें सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री लगे, तब वो क्या करेंगे, वो कंपनी का जो रजिस्टर है उसकी लिस्ट में आपकी कंपनी का नाम भी ऐड करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। द लाइफ ऑफ कंपनी कमेंसेस मीन्स स्टार्टेड from the date mentioned in the certificate of incorporation. The registrar of companies issues certificate of incorporation along with the CIN corporate identity numbers, ठीक है, वो आपको एक नंबर भी देंगे जो corporate identity number है। This identification of number is of company which is incorporated in certificate of incorporation। तो certificate of incorporation में CIN आता है जो corporate identity, आपकी कंपनी की identity number है, ठीक है। The company has to preserve the identity, original document and information till liquidation at company's registered office। तो बोला गया है कंपनी को सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, लिक्विडेशन मतलब जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने होते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? थैंक यू।